नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिया गया निर्णय, मोदी, शाह और योगी की रैलियां करवाएगी भाजपा। हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। बाल श्रम करने वालों बच्चों को गोद लेने का संकल्प लें, रेखा आर्या। गढ़वाल में 2000 का नोट लेकर बाजार पहुंचे लोग। धनसाली में जगदीश सिला डोली का स्वागत। हेमकुंड साहिब और लोकपाल मंदिर में जय जयकारे। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुले। रोड की अफसर से 10 लाख की रंगदारी मांगी। 10 विभागों को 5000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। अल्मोड़ा में ना 2000 का नोट दिखा, ना मारामारी। गरुड़ में कवि स्मितानंद पंत को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार, समाचार विस्तार से। देहरादून भाजपा उत्तराखंड में 2024 का लोकसभा चुनाव 51% मतों के साथ जीतने के लिए हर संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां आयोजित करेगी। हाथी बड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में शनिवार को आयोजित हुई पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान को बूथ स्तर से लेकर लोकसभा तक आक्रामक स्तर पर चलाया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने का भी लक्ष्य रखा गया। प्रचार अभियान में राज्य के प्रत्येक कार्यकर्ता को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। पदाधिकारियों ने बताया कि लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी के सीएम के अलावा भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं की रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। इन रैलियों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से होगी। प्रधानमंत्री की पहली रैली में पिथौरागढ़ में आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि अभी इसका कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने प्रदेश कार्य समिति में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी लोकसभा चुनाव में पहले हर घर तक संपर्क बनाने के अभियान को शुरू करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान में केंद्रीय संख्याओं नेताओं के साथ ही राज्य के सीएम से लेकर सरपंच तक सभी जुटेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी हैट्रिक बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और इसके तहत व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। गोपी श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को विधिवत अरदास के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही लगभग 2000 संगतों की उपस्थिति में श्री हेमकुंड साहिब की पावन यात्रा का भी शुभारंभ हो गया। शनिवार सुबह ही देश विदेश से आए श्रद्धालुओं श्री हेमकुंड साहिब पहुंच गए। बैंड बाजों की धुनों और संगतों द्वारा किए गए कीर्तन पुष्प वर्षा के बीच पंच प्यारों की अगुवाई में गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी मिलाप सिंह और गुरुद्वारा प्रबंधक सरनाम गुरनाम सिंह द्वारा प्रातः 9:30 बजे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों को सुखासन स्थल से दरबार साहिब में लाया गया। मुख्य ग्रंथी द्वारा प्रातः 10:15 पर सुखमणि साहिब जी का पाठ किया गया और 11:30 से सुबा सिंह रागी जत्था, सुखविंदर सिंह रागी जत्था और जसवीर सिंह रागी जत्था द्वारा गुरबाणी कीर्तन किया गया, जिसे दरबार साहिब में उपस्थित संगति निहाल होटी हेमकुंड साहिब में 12:30 बजे अरदास की गई और पहला हुक्मनामा जारी किया गया। श्री हेमकुंड साहिब में काफी बर्फ होने के बावजूद अपार श्रद्धा लिए हुए श्रद्धालु हेमकुंड साहिब यात्रा पर आए हुए हैं। देहरादून भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सीएम से लेकर प्रधान सरपंच तक को प्रचार अभियान में झोंकेगी। पार्टी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर हर घर तक अपनी पहचान बनाएगी। चुनाव में हर वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करने पर फोकस करेगी। शनिवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि पार्टी के एक कार्यकर्ता को महाजनसंपर्क अभियान और लोकसभा चुनावों के प्रचार अभियान में जुटने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पार्टी की सभी सांसदों विधायकों को विशेष तौर पर महासंपर्क अभियान के साथ ही लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में जुटने के निर्देश दिए गए। इन सभी को अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए काम करने को कहा गया। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी एक व्यक्ति तक पहुंचाने को कहा गया है। भाजपा मिशन 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। राज्य के प्रत्येक परिवार से उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए आशीर्वाद लिया जाएगा। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनसे भी पीएम मोदी को वोट देने की अपील की जाएगी। दुष्यंत गौतम ने कहा कि राज्य में हर घर जाकर पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद मांगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड से बहुत लगाव, उनके नेतृत्व में राज्य में हजारों करोड़ काम हुए हैं और कहीं भी अभी चल रहे हैं। ऐसे में पार्टी के पदाधिकारी घर घर जाकर चुनाव में उनके लिए आशीर्वाद मांगेंगे। देहरादून कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बाल श्रम करने वाले एक बच्चे को गोद लेने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं बच्चों को बाल श्रम में धकेलने की जिम्मेदार हम ही हैं। हमें समाज को अच्छा बनाने के लिए बाल श्रम करने वाले एक एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। हमें आगे बढ़ेंगे तो दूसरे लोग भी इसे प्रेरणा लेंगे। उत्तराखंड बाल विकास संरक्षण आयोग की ओर से बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन और पुनर्वास पर सर्वे इसी चौक IRDT ऑडिटोरियम में एक दिनी कार्यशाला हुई, जिसमें महिला सशक्तिकरण बाल कल्याण विभाग मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अनेक
मौकों पर उन्होंने बच्चों के बीच काम करने वाली संस्थाओं की स्थिति देखी तो इन संस्थाओं के पास बच्चे थे लेकिन राशन नहीं था। ऐसे बच्चे आसपास किसी शादी ब्याह अथवा जगहों से भोजन पाते थे। ऐसे कार्यों को बंद कराया गया। बाल विवाह अधिकारी डॉक्टर गीता खन्ना ने बाल श्रम, बाल भिक्षा, मृत्यु, पुनर्वास जैसे गंभीर मुद्दों पर आयोग स्तर से जागरूकता फैलाने, प्रदेश स्तर पर सभी विभागों को एकजुट होकर कार्य करने का अनुरोध किया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ऑपरेशन मुक्ति पर वक्तव्य देते हुए कहा कि भिक्षावृत्ति और बाल श्रम रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक कराए जाए। संबंधित परिवारों को काउंसलिंग की जरूरत है। यूथ इनोवेशन संस्था ने नाटक दिखाया। राज्य समन्वयक सुरेंद्र उनियाल, महानिदेशक माध्यमिक जगमोहन सोनी आदि ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्रीनगर के सिरिकोट के पास पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के युवाओं से 2000 रुपये का नोट न ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल में युवाओं के द्वारा 2000 का नोट न ले जाने पर आपत्ति दर्ज की रही है, जबकि श्रीनगर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए 2000 रुपये का नोट होने की बात पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी नोट लेने को तैयार हुए। वहीं श्रीनगर बाजार में ज्वेलर की दुकान में ग्राहक द्वारा ज्वेलर लेने पर 2000 के नोट दिए गए। वहीं पौड़ी में शनिवार को पेट्रोल पंप पर 2000 के नोट लेकर कई उपभोक्ता पहुंचे। पौड़ी नगर पालिका पौड़ी यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी के शादी के सभी कार्यक्रम बंद कर दिए। शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर ने तरह तरह की प्रतिक्रिया दी थी। तभी से ये शादी चर्चा में आ गई थी। सोशल मीडिया पर शादी को लेकर पहले ही हल्ला हो रहा था। बाद में पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने शादी के सभी कार्यक्रम रद्द करने की बात कही। शादी समुदाय विशेष से हो रही थी। सोशल मीडिया पर चर्चाओं पर आई अपनी बेटी की शादी को लेकर आखिर पौड़ी पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने अपना पक्ष रखा। पालिका दफ्तर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बेनाम ने कहा कि मैंने एक पिता होने के नाते बेटी की शादी के कार्ड छपवाए थे ताकि शादी को धूमधाम से मनाई जा सके। सभी लोग यही करते हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में शादी की लेकर कई तरह की टिप्पणियां देखने को मिली। अब लोग अपने ढंग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शादी को लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बेनाम ने कहा कि ऐसे में माहौल खराब होने का पूरा अंदेशा था और शादी में जो माहौल होता वो नहीं बन पा रहा था। बेनाम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने इसका विरोध ही किया। कुछ लोगों ने हमारे पक्ष में बड़ी तहजीब से भी बात की है। वही एक जनप्रतिनिधि भी लिहाजा जनता की बात को भी सिरे से खारिज नहीं करते। उन्होंने कहा कि यह बात जरूरी है कि मेरे परिवार के विरुद्ध भी सोशल मीडिया पर बीते दिनों कहा जा रहा था कि बेनाम ने कहा कि बंदूक के साए में शादी हो यह ठीक नहीं है, जबकि उन्होंने शादी के कार्ड छपवा लिए थे। 26 से लेकर 28 मई को कार्यक्रम आयोजित होने थे। धनसाली बाबा विश्वनाथ मां जगदीशशिला डोली रथ यात्रा संयोजक पूर्व काबीना मंत्री प्रसाद नैथानी के मार्गदर्शन में यात्रा का बालेश्वर, सिलियारा और धनसाली बाजार में भव्य स्वागत किया गया। धनसाली पहुंची शोभा डोली का लोगों ने ढोल धमाओं के साथ फूल मालाओं से स्वागत कर डोली से आशीर्वाद लिया। मां जगदीशशिला डोली रथ यात्रा के संयोजक पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि गंगा दशहरा से 30 दिन पूर्व शुरू होती है। मां जगदीशशिला उत्तराखंड के 13 जिलों में भ्रमण करेगी। डोली यात्रा में शामिल लोग करीब 10,500 किलोमीटर का सफर नंगे पांव तय करेंगे। यात्रा का समापन बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदाव स्थित बिसोन पर्वत में गंगा दशहरा पर्व पर होगा। यात्रा का उद्देश्य विश्व में शांति, देश संस्कृति को जीवित रखना है। मौके पर आनंद व्यास, उमेद सिंह चौहान, सब्बल सिंह बिष्ट, बिलीराम तिवारी, प्रसाद नोटियाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। गोपेश्वर भगवान भोलेनाथ की तप और साधना स्थली रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में खुले। 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोलने के अवसर पर पूरा हिमालय हर हर शंभू जय बोले, श्री जगन्नाथ की जय, जय महादेव के जयकार से गूंज गया। कपाटोद्धान के अवसर पर श्रद्धालु रुद्रनाथ पहुंचे। रुद्रनाथ की चल बिखराव डोली 17 मई को हिमालय मार्ग और बुग्यालों के बीच चलकर रुद्रनाथ पहुंचे। 18 और 19 मई को कपाट खोलने से पूर्व की तैयारियां शुरू हुई। रुद्रनाथ की कुटियाओं में रुके शिव भक्तों ने शिव आराधना की। सरस्वती कुंड के निकट सुंदर कांड और शिव महेश्वरम स्रोत का भी पाठ किया गया। रोड की यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी को व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी मांगे। अधीनस्थ कर्मचारी से मिलकर काम करने को कहा गया था। कर्मचारी न देने पर पूरा अंजाम भुगतने की धमकी मिली। जहरीरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर में गैंगस्टरों की ओर से रंगदारी के मामले सामने आते रहे। कुख्यात सुनील राठी और प्रवीण वाल्मीकि शहर के कारोबारियों से रंगदारी मांग चुके। मई 2020 में गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि रुड़की जेल के बंद गुर्गे ने भी ढिंडोरा के डेयरी कारोबारी से रंगदारी मांगी थी। रंगदारी के लिए बंदी रक्षकों को भेजा गया था। इस मामले का खुलासा कर बंदी रक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जब शहर के एक सरकारी अधिकारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। यूपी सिंचाई विभाग के अफसर ने बीते शुक्रवार देर रात 11:30 बजे सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 10 मार्च 2023 को दोपहर के वक्त व्हाट्सएप कॉल आया था, जिसने विभाग के कर्मचारी के साथ मिलकर काम करने की बात कही और 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पैसे लेकर लोधी रोड नई दिल्ली आने को कहा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ धारा 385 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एएसआई सिविल लाइंस नरेश गंगवार ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ केस किया गया है। देहरादून राज्य के लिए राजस्व जुटाने वाले महकमे पर इस साल बड़ा लक्ष्य हासिल करने की चुनौती रहेगी। राजस्व के लिहाज से टॉप 10 विभागों को इस साल 10,000 करोड़ रुपये अधिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। पिछले साल ये राजस्व 17,890 करोड़ रुपये था। इसे इस साल बढ़ाकर
154 करोड़ रुपए रखा गया, जिससे बड़ी जिम्मेदारी पावर, वन, खनन, सिंचाई विभाग को दी गई है। सभी विभागों को लक्ष्य के अनुसार रणनीति तैयार करते हुए काम के लिए कहा गया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने विभागों को नए स्रोत विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। इस बारे में विभागों को लक्ष्य तय पर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सरकार को वन और परिवहन सेक्टर में राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। वन बहुल राज्य होने की वजह से उत्तराखंड में इमारती लकड़ी का उत्पादन, इको टूरिज्म, जड़ी बूटियां सेक्टर में नई संभावना पैदा हो सकती है। इसी प्रकार परिवहन सेक्टर में भी नए स्रोत तलाशे जा रहे हैं। सुकुमार कवि सुमतानंद पंत को उनकी 123वीं जयंती पर याद किया गया। शनिवार को जिले भर में उनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई। नगर पालिका की ओर से पुराने कलेक्ट्रेट के पास स्थित पंत पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां साहित्यकार, जनप्रतिनिधियों, कवियों ने पंत की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि दी। शनिवार को आयोजित जयंती समारोह में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मनोज तिवारी ने पंत के साहित्यिक योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर निर्मल जोशी ने स्वर्गीय पंत की कल्पना शक्ति पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि सुमतानंद पंत की कविता में पहाड़ की प्रकृति के विभिन्न रंग झलकते हैं। उनका पहाड़ प्रेम उनकी कविताओं से स्पष्ट नजर आता है। उनका छायावाद और प्रगतिवाद आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन का काम करते रहेंगे। इस मौके पर पालिका की ओर से वरिष्ठ कवियों को माल्यार्पण कर उन्हें अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। उधर कवि शेर सिंह अनपढ़ की जयंती पर भी उन्हें याद कर उनको चित्र में माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रमेश पांडे, राजन, प्रोफेसर केसी जोशी, नवीन बिष्ट, निर्मल, पूर्व विधायक रविनाथ सिंह चौहान, आनंद सिंह बगड़वाल, प्रताप सिंह सत्याल, देसी दुर्गापाल, रेखा आर्या, बीना नयाल आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी सत्यापन को लेकर पुलिस प्रशासन कितना गंभीर है, इसकी तस्दीक विभाग के आंकड़े कर रहे हैं। कुमाऊं के 6 जिलों की बात करें तो यहाँ 16,212 लोग बिना सत्यापन के रह रहे हैं। इनमें 1557 लोग संदिग्ध हैं, जिसके 5 पुलिस का कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। उनकी सबसे ज्यादा संख्या नैनीताल, उधमसिंह नगर जिले में मिली है। हल्द्वानी में बिना सत्यापन के किराए के घर में रह रहा मानव तस्करी की सरगना तानिया शेख की गिरफ्तारी के बाद पुलिस से काली प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की सत्यापन कार्रवाई महज खानापूर्ति तक सीमित रहती है। अप्रैल से अब तक की बात करें तो पुलिस ने 16,212 किराएदार चिन्हित किए, जिनमें से फड़, रेहड़ी और छोटा व्यापार करने वाले लोग शामिल नहीं हैं, जिनमें 1,500 लोग अपनी पहचान ही नहीं बता पाए। सत्यापन में सबसे पीछे नैनीताल पुलिस है। यहाँ 4,723 बिना सत्यापन के और 606 लोग संदिग्ध मिले। इनके बाद उधमसिंह नगर में 644 लोग संदिग्ध मिले हैं। आंकड़ों पर आईजी ने नाराजगी जताई है। हल्द्वानी बड़ी मुखानी क्षेत्र स्थित हार्डवेयर की दुकान में शुक्रवार देर रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे आसपास की 2 अन्य दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। जानकारी के मुताबिक गोकुलधाम रोला के पुलिया के पास देवी चौधरी भगवती ट्रेडर के नाम से हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात उनकी दुकान में आग लगी। करीब 1:45 पर राहगीरों ने दुकान में आग की लपटें उठती देखी, जिसकी जानकारी GCMT निवासी दुकान स्वामी देवेश और अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन की टीम के पहुंचने तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। आग इतनी भयानक थी कि कुछ देर बाद पास के एक रेस्टोरेंट और स्पोर्ट की दुकान में भी चपेट में ले लिया। अग्निशमन विभाग ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान स्वामी चौधरी ने शॉर्ट सर्किट में आग लगने इस बात संभावना जताई। उन्होंने बयान बताया कि दुकान में रखा सामान जलने से लाखों के नुकसान हुआ है। अग्निकांड में रेस्टोरेंट और स्पोर्ट की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। दुकान स्वामी केदार मेहरा ने बताया कि आग लगने की सूचना उन्हें रात करीब 2 बजे लगी। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सारा सामान जल चुका था। उन्होंने बताया कि करीब 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने से कंस्ट्रक्शन की दुकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। नैनीताल राजभवन नैनीताल में आयोजित 18वें गवर्नर गोल्ड कप प्रतियोगिता शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान 2 दिनों में 40 गोल्फरों को फाइनल राउंड के लिए चयनित किया गया। रविवार को फाइनल राउंड खेले जाएंगे, जिसके बाद विभिन्न वर्गों में जीत दर्ज करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। गोल्डन कप कैप्टन कर्नल S.C. शाह ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न स्थानों में कुल 125 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। पुरुष, महिला और बच्चों के वर्ग में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अब 40 गोल्फरों को फाइनल राउंड के लिए चयनित किया गया। उन्होंने बताया कि रविवार को फाइनल राउंड खेले जाएंगे। शाह ने कहा कि राजभवन गोल्ड कोर्स में देश के विभिन्न हिस्सों से आए गोल्फर टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने के साथ ही यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भी लुत्फ उठा रहे हैं। टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रहे गोल्फरों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस तरह के गोल्फर कोर्स में खेलने का एक अलग आनंद है। उन्होंने यहाँ के व्यवस्थाओं मेजबानी से भी सभी प्रभावित हुए। कुछ गोल्फरों ने कहा कि पिछले वर्षों से राजभवन में गोल्फ कोर्स में खेल रहे हैं।